आइए फिर आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एसिटिक एसिड, है ना। और ये देखते हैं कि एसिटिक एसिड होता क्या है। तो एसिटिक एसिड का मतलब एसिटिक अम्ल, इसको जो है सिरके का अम्ल भी कहते हैं। इसको जो है सिरके का अम्ल मतलब विनेगर एसिड भी कह सकते हैं या कहा जाता है। इसको सिरके का अम्ल विनेगर एसिड भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। और बात किया जाए ये एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो इसका होता है इथेनोइक एसिड होता है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इथेनोइक एसिड होता है ना। एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। अच्छा, इथेनोइक एसिड का रीजन है यहीं से। अगर इसका सबसे पहली चीज जो आपको डिस्क्राइब करना होगा किसी भी कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को या उसका एक्सप्लेनेशन करने में, सबसे पहले आपको बताना होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ना। तो बात किया जाए यहाँ पर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब अणु सूत्र की बात किया जाए तो भाई देखिए आईयूपीएसी नेम से आप बता सकते हैं। यहाँ पर एथ है, यहाँ पर क्या है, एथ है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एथेन है, उसके बाद में ओइक है। तो सबसे पहले यहाँ एथेन का क्या होता है आपका C2H6 होता है, ये एथेन का होता है। लेकिन ध्यान देना जब एथेन एल्कीन या एल्काइन के साथ में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो तो यहाँ पर एथेन में से एक कम करके उसको एल्किल ग्रुप में कर दिया जाता है। यानी कि C2H6 नहीं बल्कि क्या कर दिया जाता है C2H5। और फिर यहाँ पर कौन सा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर ओइक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ओइक एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और जिसको डिनोट किया जाता है COOH इस तरह से। तो यहाँ पर इसको लगा दो बस। लेकिन ये चीज हो जाता है गलत, ये चीज हो जाता है आपका गलत, क्योंकि आपने बताया एथ है मतलब C2 से एथ बनता है। तो आपने में स्ट्रक्चर फार्मूला लगाया CnH2n+1 से आपने 2 रखा, लेकिन ये हो जाता है गलत इसलिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 1C तो कार्बन का 1 एटम्स तो कंप्लीट ही है, इसलिए यहाँ पर C2 ना रखकर यहाँ पर C1n=1 पुट किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी C का वैल्यू 1 है ही, है ना। तो यहाँ पर जब 1 पुट किया जाएगा तो यहाँ बनता है C1 और H यहाँ पर बनता है 3, लेकिन 1 कभी लिखा नहीं जाता तो इसको केवल लिखा जाएगा CH3। तो यहाँ पर C2H5 ये गलत हो जाएगा। अगर आप C2H5 COOH करते हैं तो देखिए 2 कार्बन एटम्स यहाँ है, 2 एक यहाँ है 3 और 3 कार्बन एटम्स से आपका बनता है प्रोपेन। ये बन जाता है आपका प्रोपेनोइक एसिड और जो हो जाएगा गलत, है ना। इसलिए आप यहाँ क्या करो CH3 का, यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं इस चीज को कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अगर आपने आईयूपीएसी नाम पढ़ा है अच्छे से तो वहां से ये चीज क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है एथेनोइक एसिड का या एसिटिक एसिड या विनेगर एसिड का, होता है CH3 और COOH। अगर पूछ लिया जाए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, तो इसमें COOH है ना, जिसको कार्बोक्सिलिक बोला जाता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है इसमें, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। और ध्यान देना अगर बात किया जाए इस कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को आईयूपीएसी के लिए इसमें कौन सा सफिक्स निकलता है, तो यहाँ से जो सफिक्स निकलता है आईयूपीएसी नेम के लिए वो होता है ओइक एसिड निकलता है। ध्यान देना ओइक एसिड, इसीलिए इसके नाम में देखिए जो आईयूपीएसी नेम है वो एथेनोइक एसिड है क्योंकि C2 से बनता है एथ बनता है और यहाँ पर कार्बन 2 टाइम्स है। तो एथ धन एन जो प्राइमरी सफिक्स होता है आपका एन, तो एथेन, और यहाँ सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या आता है आपका फंक्शनल ग्रुप आता है। डर हुआ ना। तो ये आपका, हाँ एक चीज और ध्यान देना, ये तो है आपका ये चीज होता है, लेकिन कभी इसका स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, कभी वहां पर दे दिया जाएगा इसका स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इस तरह से होता है आपका स्ट्रक्चर के फॉर्म में है ये चीज, है ना। स्ट्रक्चर मतलब यही कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस तरह से आपको डिनोट करना होगा। डन है ना, क्लियर। क्यों, अगर ये चीज आप
तो ये चीज क्लियर। अब दूसरी चीज आती है, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, तुरंत दूसरा आ जाता है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला? का मतलब अगर इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कैसे आप फार्मूलाइज करेंगे, यानी कि संरचनात्मक सूत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र बोलते हैं। अब क्या होता है इसका, तो देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला हमेशा आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही फॉर्मेशन करना होता है। जैसे यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH है ना, और आपको पता है कि कार्बन जो है, कार्बन जो होता है टेट्रा वैलेंसी, यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, यानी कि और कार्बन हर हाल में अपना बैलेंस कंप्लीट करेगा। तो 1 2 3 4 कर दिया गया, इसके साथ में COOH कर दो, लेकिन ध्यान देना अभी भी ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट अगर आप H लगा देते H क्या अब ये कंप्लीट हो जाता है? नहीं, क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो आपको लिखना ही होगा। जैसे आपका OH, इसका कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी कि इसको आप नॉर्मली ऐसे ही आप डिनोट कर दोगे, है ना, लेकिन इसका है। और वो क्या था अभी बताया गया था, C और यहाँ डबल O और यहाँ पर OH। आप चाहो तो इस डबल बॉन्ड O को आप नीचे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन की बैलेंस ही पूरा। अब आपके दिमाग में है ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 2 होता है, इसका बैलेंस ही 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या इसका नेगेटिव चार्ज? यस कंप्लीट है 1 2, और इधर एक इधर है, एक H वाला, है ना, डन। तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। समझ में आया यहाँ तक? अब बात किया जाए, इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH3COOH, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो होता है आपका स्ट्रक्चर की फॉर्म में यही माना जाता है ना, ये वाला। हाँ दोनों सही आपका, है ना, कहीं कहीं ये दिया रहता है आपका, यहाँ पर ये बीच में लगा देंगे। खैर ये तो आइडेंटिफाई आसानी से हो जाता है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जैसे एथिल अल्कोहल में प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ C2H5OH होता है और कहीं कहीं दे देते हैं C2H5OH ना लिखकर वहां पर लिख देते हैं CH3CH2OH। तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, C2 और H5 हो जाएगा, यानी कि वही है ना। तो यहाँ प्रॉब्लम होती है। खैर यहाँ तो एकदम क्लियर ही हो जाता है। तो ये इसका है आपका, यानी हाँ यहीं से एक चीज और आता है तुरंत, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ध्यान देना स्ट्रक्चरल फार्मूला से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये फिक्स है पूछना, है ना। और हाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। फिर यहीं पर एक पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर वेट आता है, मॉलिक्यूलर वेट आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अणुभार बोलते हैं, है ना। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा आपका उसमें प्रेजेंट एटॉमिक मास का टोटल कर दिया जाता है ना। जैसे हमें इसका बताना है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CH3COOH का मॉलिक्यूलर वेट बताना है, तो इसमें प्रेजेंट, है ना, टू फाइंडिंग आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड्स वी हैव टू राइट डाउन एंड ऐड ऑल एटॉमिक मास ऑफ एटम्स, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, यहाँ एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है C+3H और यहाँ +C और +O और +O +H, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 12 होता है ना, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो 3 × 1, यानी कि यहाँ आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 × 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, तो यहाँ 16, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, सबको ऐड कर लीजिए। 12 3 15, है ना, 12 3 15, 15 1 16, 16 और 16 32 और 16 48, 48 और 12 भी आ जाएगा, कितना 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया वो कितना हो गया 60 हो गया, है ना। मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना आया 60 आया, डन है ना। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 12 3 15 और 15, 12 3 15 1 16, 16 32 और 16 48 और 12 60, सही। तो ये 3 चीजें सबसे पहले कोई भी कार्बन कंपाउंड्स हो, वैसे आपके हाई स्कूल में अगर देखा जाए 2 ही कार्बन कंपाउंड्स का डिटेलेशन आपको पढ़ना, एक तो है आपका
एथिल अल्कोहल, दूसरा आपका एसिटिक एसिड। तो ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। राम राम। आइए अब हम लोग देखते हैं एसिटिक एसिड के बारे में। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एसिटिक एसिड का जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो होता है विनेगर, आपका होता है सिरका। एसिटिक एसिड का जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, विनेगर होता है, सिरका होता है। इसीलिए इसको सिरके का अम्ल या विनेगर एसिड कहते हैं। जैसे आपने देखा था एथिल अल्कोहल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वाइन, मदिरा या शराब होता है, इसीलिए उसको क्या कहते थे, स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं एथिल अल्कोहल। सेम यहाँ भी है, इसका यानी एसिटिक एसिड का जो मेन कंपोनेंट होता है सिरका होता है, यानी कि सिरका को बनाने में, यानी कि सिरका कैसे बनता है, सिंपल सा वाटर है, वाटर में 5 to 7% आप इसका रेशियो मिला दो, यानी कि CH3COOH, तो वही सिरका बन जाता है ना। अगर पूछ लिया जाए सिरके में एसिटिक एसिड की क्वांटिटी कितनी होती है, तो लगभग 5 से 7%। डन है ना। फिर यहाँ पर सेकंड बात किया जाए, इसका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है, क्योंकि कोई भी एसिड होता है ना, जैसा आपने देखा भी था कि एसिड शब्द लैटिन वर्ड एसिड्स से बना। एसिड शब्द, एसिड वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड एसिड्स से बना है, और इस एसिड्स का मतलब होता है सावर, खट्टा होता है। यानी कि कोई भी चीज जो स्वाद में क्या हो, सावर हो, खट्टी हो, वो हमेशा क्या होता है, एसिड होता है ना। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी एसिड की। और हाँ, कोई भी चीज अगर एसिड है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। अगर कोई चीज एसिड नहीं बल्कि आपका सावर नहीं बल्कि बिटर है, तीखा है, तीखीपन ले हुए, तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जिसका पीएच 7 हो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। डन है ना। तो आगे देखिए दूसरा, ये जो है आपके स्वेटिंग में भी थोड़ा बहुत मात्रा में पाया जाता है। स्वेटिंग यानी कि पसीने में भी इसकी प्रेजेंस होती है, लेकिन नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। फिर अगला देखा जाए, अगर इसकी बात किया जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, इसका कोई स्पेशल कलर नहीं होता है ना। सेकंड भाई, ये कोरोसिव लिक्विड है, लेकिन बहुत कम कोरोसिव है। कोरोसिव लिक्विड का मतलब ऐसे समझ लीजिए, कोरोसिव नेचर की होती है। जैसे आपका एसिड है, कोई तेजाब का एसिड कहीं रख दो पेपर पर, तो उसको क्या धीरे धीरे गला देता है ना। डिपेंड करता है उस तेजाब या उस एसिड का नेचर कैसा है। तो इसका जो कोरोसिव नेचर है, यानी कि जो वस्तुओं को नष्ट करने की जो इसमें टेंडेंसी है वो बहुत कम है ना, है लेकिन बहुत कम है। कम का मतलब जैसे कहीं कट हुआ है, अगर ये चीज गिर जाता है उसके घाव के ऊपर, कट के ऊपर, तो ये जलन करता है ना। तो यही इसी को कहा जाता है कोरोसिव नेचर। अगला देखिए, ये हैवियर देन वाटर होता है, वाटर से भारी होता है। अच्छा, वाटर से भारी का मतलब ये हुआ, ध्यान देना, वाटर से भारी का मतलब ये हुआ इसका जो डेंसिटी होता है वाटर के डेंसिटी से अधिक होगा। ध्यान से देखिए, किसी का डेंसिटी अगर भारी है, वाटर से भारी है, तो वो चीज वाटर में सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन अगर किसी चीज का डेंसिटी वाटर से लेस है, तो वो चीज क्या होगा, पानी में डूबेगी नहीं, यानी कि पानी में फ्लोट करेगी, तैरेगी, है ना। तो ये अगर इसको आप यानी सिरके को पानी में मिलाते हो, तो ये पानी के ऊपर तैरेगा नहीं, बल्कि पानी के अंदर डूब जाएगा, मतलब उसमें मिक्स हो जाएगा। डन है ना। और इसका जो डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है 1.045 होता है, ये चीज ग्राम पर ml। जबकि अगर बात की जाए वाटर का, तो वाटर के केवल 1 होता है, 1.0 होता है ना। वाटर का केवल 1.0 होता है, तो वाटर से कुछ। और हाँ, डेंसिटी ज्यादा तो वस्तु भारी, डेंसिटी लो है तो ऑब्जेक्ट लाइटनेस होती है, यानी कि हल्की। अगला देखिए, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि 118 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल करने लगेगा, बॉयल। और जब ये बॉयल करेगा, और जब तक कोई ऑब्जेक्ट बॉयल नहीं करती है, तब तक वो जो है वाटर वेपराइज के फॉर्म में नहीं चेंज होता है। वैसे इवेपोरेशन के थ्रू वाटर हमेशा वेपराइज होता रहता है, लेकिन इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर, जो पानी अपने आप सोखता है, यहाँ पर इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन का मतलब वाष्पीकरण होता है ना, इसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी जैसे वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका जो है 118 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है
5 डिग्री सेल्सियस यानी 16.5 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। हिमांक मतलब हिम, है ना, यानी कि ये एक बर्फ की स्टेज में, स्नो की स्टेज में आ जाएगा, आइस के स्टेज में आ जाएगा। अगला देखिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली है आपका वो है एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब इसके अंदर एसिड का नेचर है। और आपने पढ़ा था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एसिड एक वर्ड होता है, एक बेस होता है, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान समझिए। देखिए एसिड आर्हीनियस के, अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हीनियस की बात किया जाए तो उन्होंने कहा एसिड वो होते हैं जो अपने खुद के अपने एक्वा सॉल्यूशन में जो किसी जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो होते हैं एसिड, और बेस वो होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में OH- आयन जिसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं वो होते हैं बेस होते हैं। तो ये एसिड है H+ और बेस क्या आपका OH-। डन है ना। तो इनका जो नेचर है एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब अगर इनके संपर्क में, अगर एसिडिक एसिड के संपर्क में किसी आप लिटमस पेपर को, है ना, किसको, ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप रखते हैं तो ये उसको क्या कर देगा, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। डन है ना, इतना क्लियर। फिर इसके बाद में, और हाँ यहाँ थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता भाई, ध्यान देना। एसिड जो है, और ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा गया है कि वो कौन है जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। एसिड क्या करता है, ये लिटमस पेपर को रेड कर देता है, तो इसको कैसे याद रखोगे। और बेस क्या होता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। अब इसका सिंपल सा आसान तरीका देखिए, एसिड में लास्ट में डी है, लास्ट में डी, यानी एसिड क्या करेगा, डी वाले, मतलब एसिड ब्लू को रेड में करेगा, और यहाँ ई है, यहाँ ई है, मतलब बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में कर देगा। डन है ना, क्लियर है ना। चलिए ये चीज हो गया आपका। अब यहाँ पर दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यानी कि ये जो एसिटिक एसिड है, एक तो ये किसी भी मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, जैसे यहाँ Na2CO3 हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, या किसी मेटल के बाइकार्बोनेट से। Na आपका मेटल है, कौन सा मेटल है, एल्काली मेटल, है ना। और यहाँ पर थोड़ा ये भी चीज थोड़ा कंफ्यूजन रहता भाई, है ना, एक होता बेस, एक होता एल्कलीन। हिंदी में तो दोनों का एक ही नाम होता है, क्षार। हिंदी में दोनों का एक ही नाम होता है, क्षार, लेकिन दोनों में अंतर है ना। जितने भी बेस जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उन्हीं को कहा जाता है एल्काली या एल्कलाइन कहा जाता है ना। ऐसे बेस जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। क्लियर है ना, क्लियर। चलिए आते हैं फिर यहाँ पर दूसरा। अब ये देखिए, जैसे आपका CH3COOH है, ये किससे रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट से। कौन सा कार्बोनेट लिया गया है, सोडियम कार्बोनेट। कोई जरूरी नहीं आप यही लो, आप ले सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट। कुल मिलाकर वो किसी मेटल का कार्बोनेट होना चाहिए। जब ये कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो उस दौरान ये बनाता क्या है ना, आपको ये ध्यान देना, उस दौरान ये पहला नंबर तो देखिए हमने बताया कहीं भी कार्बोनेट दिख जाए तो सबसे पहले आप क्या करना, उसमें से CO2 को रिलीज कर देना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल देना। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया, है ना। इसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो नेगेटिव आयन है CH3COO- है, और नेगेटिव आयन के साथ कौन ऐड होगा, पॉजिटिव आयन। यहाँ पर पॉजिटिव आयन है Na, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, CH3COO, ये तो नेगेटिव आयन था, Na ये पॉजिटिव आयन है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका सोडियम एसिटेट। ये आपका क्या बन गया, सोडियम एसिटेट। इसके साथ में देखिए यहाँ पर वाटर क्या है, कितने टाइम है, OH है ना, और यहाँ पर एक O बचा, तो ऐसा तो हम लिख नहीं सकते हैं कि HO, ऐसा तो पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन हाँ H2O ये वाटर का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब H2O करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि हमें H 2 टाइम्स चाहिए, और जब H तो CH3COO भी 2 टाइम्स हो गया, तो इसके पहले क्या किया जाएगा, 2 लग गया, और जब 2 लगा तो Na 2 टाइम हो गया आपका, यहाँ Na2 तो है, तो ये हो गया बैलेंस। दूसरा क्या है, बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। बाइकार्बोनेट का मतलब जैसे CH3, अब यहाँ पर भी सेम वही केस है, है ना, यहाँ पर भी कार्बोनेट है। कुल मिलाकर इसमें सबसे पहले क्या निकाल दो, आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो, है ना। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आप निकाल दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 गैस को निकाल दो।
है ना। फिर यहाँ पर देखो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन कौन है, CH3COO एसीटेट, है ना, CH3COO, और नेगेटिव के साथ में कौन आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ही एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर CH3COO, इनके यहाँ पॉजिटिव कौन है, Na, तो यहाँ ला कर रख दो, यानी कि हो जाएगा क्या, CH3COONA, ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। देखिए इसका नाम है CH3COO माइनस, इसका नाम है आपका एसीटेट, और इसका नाम है हाइड्रोजन आयन, है ना। अगर पूछ ले जाए बताइए एसिटिक एसिड में कौन सा नेगेटिव आयन होता है, तो एसीटेट नामक नेगेटिव आयन होता है। अब इसके साथ में क्या बचा, यहाँ देखिए वाटर एक टाइम बचा है, वन टाइम, यहाँ वाटर वन टाइम, वाटर कितने, सॉरी वाटर नहीं, H, यहाँ H वन टाइम है, यहाँ भी वन टाइम, H कितने टाइम हो गया, 2, और O तो यहाँ से बचा ही, तो यहाँ पर क्या कर दो, H2O कर दो। तो ये यहाँ से ये क्लियर हो गया, एसिटिक एसिड किसी भी मेटल की कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, तो वहां पर CO2 गैस, वाटर, और जो इसके साथ में आपका सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट, मतलब यहाँ पर या कैल्शियम एसीटेट, जो भी आप मेटल ले रहे हैं उसी मेटल का ये एसीटेट बनेगा। इसके साथ में एक और प्रॉपर्टीज को देख लीजिए ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए, है ना। अब नेक्स्ट बात किया जाए, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आपका, जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी यानी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपका एस्ट्रिफिकेशन, ध्यान देना, एस्ट्रिफिकेशन है ना, एस्ट्रिफिकेशन इसको बोला जाता है एस्टरीकरण, मतलब यहाँ से एस्टर का फॉर्मेशन, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ये आपका थर्ड है। अब एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी चीज देखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपका एसिटिक एसिड, ध्यान देना, जब आपका एसिटिक एसिड, क्लियर है ना, तो यहाँ पर लिख दो सी, क्योंकि भाई सिंपल सा एसिटिक एसिड की आप प्रॉपर्टी बता रहे हो तो ये तो किसी ना किसी से रिएक्शन तो करेगा ही। तो यहाँ CH3COOH, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड किसी सल्फ्यूरिक एसिड है लेकिन वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं H2SO4, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका कंसंट्रेटेड होना चाहिए, यानी कि आप बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड, है ना। इसको ऐसे लिखिए, जब कोई एसिटिक एसिड आपका कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र इसको बोलते हैं, है ना, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में ये जो एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करता है, एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करता है, एथिल अल्कोहल का मतलब C2H5OH से रिएक्शन करता है, तो उस दौरान, है ना, इसके बाद में यहाँ पर आपका एथिल एसीटेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है ना, और यही अभिक्रिया कहलाता है एस्ट्रिफिकेशन, है ना। यानी कि मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एसिटिक एसिड का एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करके एथिल एसीटेट बना। एथिल एसीटेट कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर नेगेटिव आयन कौन है, CH3COO है, यहाँ पर लिख दीजिए CH3COO है। यहाँ पर पॉजिटिव आयन ये है, एथिल एसीटेट बनता है, तो यहाँ पर लगा दीजिए क्या, C2H5, ये बन गया आपका एथिल एसीटेट बन गया, है ना। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका एक H बचा है, यहाँ OH, है ना, H ये पॉजिटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन, ये जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ H2O, यानी कि एथिल एसीटेट और वाटर का फॉर्मेशन होना ही ये क्या कहलाता है, ये पूरी प्रक्रिया, ये प्रोसेस, ये रिएक्शन आपका कहलाता है एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है ना। और इस प्रकार ये जो आपका बनता है, ये एथिल एसीटेट जो बनता है, ये आपका क्या बना, एथिल एसीटेट, और इस प्रकार यानी कि फॉर्म्ड एथिल एसीटेट को ही, एक मिनट, एथिल एसीटेट को ही एस्टर कहा जाता है, ध्यान देना, एथिल एसीटेट को क्या कहा जाता है, एस्टर कहा जाता है। तो ध्यान देना, अगर कभी कोई एस्टर का पूछ लेता है कि एस्टर का फार्मूला क्या होगा, तो एथिल एसीटेट मतलब CH3COO C2H5 कैसे फॉर्मेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ H2, presence of concentrated H2SO4, the react when react
acetic acid with ethyl alcohol, then formed a ethyl acetate with water, then its whole process is called esterification. मतलब सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में किसी एसिटिक एसिड का या एसिटिक एसिड का एथिल अल्कोहल एथेनॉल से रिएक्शन होकर एथिल एसीटेट और वाटर का फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एस्टरिफिकेशन कहलाता है ना। इसी के बाद में इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाँ एक चीज और ध्यान से देखिए, अगर ये जो आपका बना क्या एथिल एसीटेट यानी एस्टर बना CH3 COO C2H5, इस एथिल एसीटेट है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एथिल एसीटेट को अगर यहाँ पर एक क्षार यानी कि कास्टिक सोडा जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तो ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर ये बनाता है C2H5OH एथिल अल्कोहल, और इसके साथ में ये आपका सोडियम एसीटेट बनाता है यानी कि CH3 COO Na का फॉर्मेशन करता है। डन है ना, इतना क्लियर? चलिए इसे लिख लीजिए। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉप यानी कि साबुन, और साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होता है सोपनाइजेशन साबुनीकरण कहलाता है। जैसे एस्टर बनाने की प्रक्रिया कहलाते है एस्टरिफिकेशन है ना, या एस्टरीकरण, वैसे जो सोपनाइजेशन। डन, चलिए इसे कर लीजिए।